अच्छा, अभी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था उसमें हमको ये ड्रिप स्पीड कंपेयर करना था विद थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स। तो एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है, अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे एनसीईआरटी बुक में, तो उन्होंने थर्मल स्पीड कैलकुलेट नहीं किया है, उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू लिया है। बट वो थर्मल स्पीड कैसे आया वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, एनसीईआरटी में उन्होंने सॉल्व नहीं किया है सॉल्यूशन में, उन्होंने डायरेक्ट उसका वैल्यू दिया है। बट अगर हमको थर्मल स्पीड कॉपर का फाइंड करना है एट रूम टेम्परेचर, तो उसका मेथड ये होगा। अभी 11th स्टैंडर्ड में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन कॉपर एटम या मॉलिक्यूल बोल सकते, बिकॉज कॉपर में जो एटम का मास होगा वही मॉलिक्यूल का भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन कॉपर एटम या वन कॉपर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होगा 3 kBt/2। ये फॉर्मूला मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से लिया है, 3 kBt/2। इसमें जो k है ना, k उसके सब्सक्रिप्ट में b है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर आपको याद होगा, इट्स अ रेशियो ऑफ R अपॉन Na, का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर R अपॉन Na, उसका रेशियो को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और T होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी यहाँ पे हमको टेम्परेचर स्पेसिफाई नहीं किया है, बट बोला है ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर का मतलब रूम टेम्परेचर को हम लोग यूजुअली 27 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और ये जो कैपिटल टी है वो तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा 27 डिग्री सेल्सियस का, 300 केल्विन है ना। डिग्री सेल्सियस का केल्विन करना होगा तो हम लोग उसको क्या करते हैं, 273 ऐड करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन कॉपर एटम इज 3 kBt/2, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² भी होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ mv² जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है उसको 3 kBt/2 के साथ इक्वेट कर रहा हूँ। ओके, तो फिर 2 and 2 कैंसिल हो गया, देखो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 2 and 2 कैंसिल हो गया। तो आई विल गेट हाफ mv², आई विल गेट mv² इक्वल्स टू 3 kBt। फिर अगर मुझे v निकालना है ना, यहाँ पे v होगा थर्मल स्पीड जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो v² का फॉर्मूला होगा 3 kBt/m। इस m को यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर 3 है उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब वो 10 के पावर में कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है 10 के पावर में। तो इस 3 को हम लोग यहाँ से इग्नोर कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको ले भी सकते हैं, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज हमको तो सिर्फ 10 का पावर चाहिए ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसलिए हमने यहाँ पे 3 को इग्नोर किया है। तो v² होगा kBt/m इग्नोरिंग 3, ठीक है। अभी इसमें जो m होगा ये होगा एक कॉपर एटम का मास। रिमेंबर दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन एटम, तो यहाँ पे m भी होगा मास ऑफ वन एटम। और ये जो हमको मास दिया है, कितना दिया है, 63.5 ग्राम जो मास दिया है, ये कितने एटम्स का है, ये है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का मास है, ठीक है। तो अगर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास इतना है, तो फिर एक एटम का मास कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 63.5 को नंबर ऑफ एटम्स से डिवाइड कर देंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे देखो मास ऑफ वन कॉपर एटम कितना आया, 63.5 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23, और अपना ये वैल्यू आएगा ग्राम में, ठीक है। फिर इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम है ना ये, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, इसके लिए मैंने उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो वैल्यू है का मतलब इसका जो कैलकुलेशन है वो आपका आ रहा है, इसको हम लोग अभी सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के भी होता है 1.38 इंटू 10⁻23, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जूल पर किलोग्राम। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो मास ऑफ वन एटम है और ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसको वेलोसिटी का फॉर्मूला में, का मतलब इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो हमको थर्मल स्पीड का वैल्यू मिलेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या किया, v का फॉर्मूला लिखा √kBt/m, बिकॉज v² कितना था, देखो v² कितना था, kBt/m था, तो इसका रूट ले लो तो v हो जाएगा √kBt/m। तो उसके बाद मैंने k का वैल्यू, t का वैल्यू और m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। फिर अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ये आ गया थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर।
तो 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड, ये आ गया थर्मल स्पीड का वैल्यू। अभी उन्होंने बोला है थर्मल स्पीड को कंपेयर करो विद द ड्रिफ्ट स्पीड, कंपेयर करने को बोला ड्रिफ्ट स्पीड के साथ। तो ड्रिफ्ट स्पीड देखो कितना था, ये देखो ड्रिफ्ट स्पीड था 10⁻³ के रेंज में था ना। सिर्फ पावर देखो, 10 का पावर देखो, डोंट लुक एट दिस वैल्यू, ये नंबर मत देखो, सिर्फ 10 का पावर देखो, उससे हमारा कंपैरिजन हो जाएगा। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो 10⁻³ के रेंज में है, और अपना जो थर्मल स्पीड है वो तो 10⁻² आ गया, 100 के रेंज में आ गया, और वो 10⁻³ था। इसका मतलब वी कैन कंक्लूड दैट तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड इज VTH। तो ये हो गया कंपैरिजन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड एंड थर्मल स्पीड। अगर आप उसका रेशो भी लोगे ना, का मतलब ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू और अपना जो थर्मल स्पीड है ना ये वाला, इसका अगर आप रेशो भी लोगे तो ये रेशो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻5 के रेंज में, बराबर ना, बिकॉज ये -3 था ना, ड्रिफ्ट स्पीड कितना था पावर में, ये अपना 10⁻³ में आया था, और ये देखो 10⁻+2 में आया ना। ये देखो सिर्फ अगर 10 का भी पावर देख लिया ना, तो ड्रिफ्ट स्पीड 10⁻³ में था और ये 10⁻² में +2 में था, तो ये जो रेशियो आएगा वो भी अबाउट 10⁻5 होगा। इसका मतलब ड्रिफ्ट स्पीड इज अबाउट 10⁻5 टाइम्स थर्मल स्पीड। इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू। ओके, तो ये तो हो कंपैरिजन हो गया ड्रिफ्ट स्पीड विद थर्मल स्पीड। एंड जो लास्ट पार्ट था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पीड है वो कंपेयर करो। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड हमको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है ना। दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अक्रॉस द कॉपर वायर, उसका भी स्पीड इतना ही होगा। तो ये स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड के मुकाबले बहुत ही ज्यादा हो गया, बिकॉज ड्रिफ्ट स्पीड तो अपना 10⁻³ के रेंज में था ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और ये 10⁻8 में है देखो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। का मतलब ये वैल्यू भी कितना कम होगा, देखो 10⁻11 होगा ना, बिकॉज यहाँ पे 10⁻³ है ना ड्रिफ्ट स्पीड में, और इसका +8 है। इसका मतलब अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, अगर मैंने ड्रिफ्ट स्पीड को देखो, यहाँ मैंने अगर ड्रिफ्ट स्पीड को स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर सिर्फ 10 का पावर भी देखेंगे तो इसमें 10 का पावर -3 था और इसमें 10 का पावर 8 है। का मतलब ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻11 जो यहाँ पे ले रहे हैं, 10⁻⁻11। तो इतने फैक्टर से वो स्मॉल होगा ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पीड से। ठीक है, तो दिस वाज फर्स्ट प्रॉब्लम 3.1, ये उसका सॉल्यूशन हो गया। इसमें कोई डाउट है? 3.1 में कुछ डाउट है? इसमें कुछ पूछना है आपको? नो सर। ये क्लियर हो गया? यस सर। चलो, अभी ये जो एग्जाम्पल 3.2 है वो पूरा थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें न्यूमेरिकल नहीं है, थियरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें 5 पार्ट है टोटल। तो जो हमने 3.1 सॉल्व किया था इसके पहले वाला, उसके रिलेटेड उन्होंने कुछ थियरी क्वेश्चन पूछा है। तो उसमें पार्ट ए बोला है कि in example 3.1 electron drift speed is estimated to be only few millimeter per second। ये हमने पहले पार्ट में सॉल्व किया था कि वो few millimeter per second था, 1.1 था ना, 1.1 millimeter per second for current in the range of few amperes। How then is current established almost the instant a circuit is closed? Okay? तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है कि जब भी आप किसी सर्किट में बैटरी कनेक्ट करते हो, मैं यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मान लो कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, और यहाँ पे आपने एक बैटरी कनेक्ट किया, ओके। रेजिस्टेंस की जगह पे लेट अस ड्रॉ वन वायर, वायर को ड्रॉ,
कि जब भी आप किसी वायर में करंट पास करते हो, यहाँ पे मैंने एक वायर रखी, तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड तो मिलीमीटर पर सेकंड में होता है। तो जैसे हम लोग करंट, जैसे हम लोग ये बैटरी ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब कन्वेंशनल करंट जो होता है, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट तो इंस्टेंटली फ्लो करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो मिलीमीटर पर सेकंड में था। तो इसमें रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया विद हेल्प ऑफ बैटरी, है ना, बैटरी से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी टू द नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पीड का वैल्यू कितना था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। तो जैसे हम लोग बैटरी को स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतने स्पीड से अप्लाई होगा, और इलेक्ट्रॉन तो सब जगह पे, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के सब एंड पे होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होता है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में, इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होता है इट इज अबाउट 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब का अगर मैंने वॉल्यूम लिया, इस वायर का 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लिया, तो उसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10⁻29। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सब इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंडक्टर, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड करंट इंस्टेंटली फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं करना ना, इलेक्ट्रॉन को समझो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ फ्लो करने तक करंट रुकेगा नहीं ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो है। तो जो इलेक्ट्रॉन नियर बाय होंगे वो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पटक से यहाँ पे आ जाएंगे और करंट का फ्लो चालू हो जाएगा। So that's why current will flow instantly. Current has nothing to do with the value of drift speed. This was part E. अभी पार्ट बी देखो, क्वेश्चन का पार्ट बी देखो। क्वेश्चन का जो पार्ट बी पूछा है वो है इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड arises due to the force experienced by electron in the electric field inside the conductor. But force should cause acceleration. Obviously, अगर force act कर रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो force ने तो acceleration produce करना ही चाहिए, F equals to ma. Then why do the electrons acquire steady average drift speed? हमने drift speed को तो हमने constant माना था। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट का मतलब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए, तो हमने ड्रिफ्ट स्पीड को कांस्टेंट, स्टडी का मतलब क्या, कांस्टेंट क्यों माना था? तो उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन जब भी एक्सेलरेट हुआ था, इलेक्ट्रॉन जब भी एक्सेलरेट हुआ था तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ था। ये बात तो ट्रू है कि अगर फोर्स एक्ट हो रहा है तो फोर्स शुड कॉज एक्सेलरेशन, फोर्स से तो एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो F इज इक्वल टू ma, इसका मतलब फोर्स शुड प्रोवाइड एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए, और वेलोसिटी इंक्रीज होता भी है। बट इलेक्ट्रॉन जब भी कंडक्टर में मूव कर रहा था तो उसके पाथ में बीच में पॉजिटिव आयन भी आते हैं, बिकॉज कंडक्टर में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, उसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का इन आयंस के साथ कोलिजन होता है, एंड आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज होता है, का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकता है। तो वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रहा था, बट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी में डिक्रीज ऑल्सो। तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं, और जो एवरेज होता है ना उसको हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू इसके लिए है कि एक्सेलरेशन अगर होगा भी तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंक्रीज होगा, बट ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, वो वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, एंड देयरफॉर वी टेक द एवरेज वैल्यू व्हिच रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस वाज पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी पार्ट सी क्या देखते हैं इसका। आई विल कम टू दिस डायग्राम लेटर बिकॉज़ ये डायग्राम अपने को चाहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। अच्छा, पार्ट सी क्या देखो क्वेश्चन का। पार्ट सी में बोला है कि इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज वेरी स्मॉल, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट तो मिलीमीटर में था, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज आल्सो वेरी स्मॉल, then how can we still obtain large amount of current in a conductor? अगर ड्रिफ्ट स्पीड छोटा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी छोटा है, तो हमको कंडक्टर में ज्यादा करंट क्यों मिलता है?
तो उसका आंसर एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन में दिया है, ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, आंसर है they say because electron number density is enormous about 10 raised to 29 meter per meter cube. बट इसको अगर मैं और थोड़ा डेप्थ में एक्सप्लेन करूं तो देखो करंट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था जस्ट नाउ इन द प्रीवियस क्वेश्चन, हमने करंट का फॉर्मूला यूज किया था। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था, आपको याद है? करंट का फॉर्मूला मैंने क्या यूज किया था इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो आई का फॉर्मूला था एन ए E into VD, है ना, ये फॉर्मूला था करंट का। तो इस फॉर्मूला से हम लोग इस पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो इसमें जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो स्मॉल है, ये स्मॉल है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी स्मॉल है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 10⁻⁻19 के रेंज में है। ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो 10⁻³ के रेंज में है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है और क्रॉस सेक्शनल एरिया वैसे भी बढ़ के कितना होगा, वायर है ना, तो वायर का एक लिमिटेड एरिया क्रॉस सेक्शन भी होगा। बट ये जो नंबर डेंसिटी है ना, ये नंबर डेंसिटी ज्यादा होता है। और मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था इट इज अबाउट 10⁻29 पर मीटर क्यूब। तो ये n ज्यादा होने से करंट का वैल्यू हमको लार्ज मिलता है, ठीक है ना। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ड्रिफ्ट स्पीड स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी स्मॉल है, एरिया का वैल्यू एक सर्टेन लिमिट के आगे बढ़ नहीं सकता है, तो फिर नंबर डेंसिटी डिसाइड करेगा करंट कितना होगा। तो वी कैन से आई डिपेंड्स अपॉन नंबर डेंसिटी, और ये 10⁻29 के रेंज में है, तो ये इसको भी ओवरकम करेगा, इसको भी ओवरकम करेगा। देखो है ना, 29 इज अ वेरी ह्यूज वैल्यू, तो -19 उसके मुकाबले कुछ नहीं है और ये भी उसके मुकाबले कुछ नहीं है। दैट्स व्हाई वी गेट लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, दिस इज बिकॉज नंबर डेंसिटी इज वेरी लार्ज। तो इस पॉइंट को हम लोग इस फॉर्मूला से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अभी पार्ट डी देखो इस क्वेश्चन का। पार्ट डी में बोला है व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से होता है, लोअर से हायर पोटेंशियल, फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। Does it mean that all the free electron in the metal are moving in the same direction? No. इलेक्ट्रॉन सब सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का एक थर्मल वेलोसिटी भी होता है ना, और थर्मल वेलोसिटी तो रैंडम डायरेक्शन में होता है। तो थर्मल वेलोसिटी में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुपर इम्पोज होता है। तो अगर थर्मल वेलोसिटी रैंडम डायरेक्शन में है तो इनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो भी थोड़ा रैंडम डायरेक्शन में होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन सबके सब एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते। ओके, नाउ पार्ट ई देखो। Are the path of electron straight line between the two successive collisions with a positive ion? इलेक्ट्रॉन जब भी पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करता है तो दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और उसमें दो पार्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, तो ये एक कंडक्टिंग वायर है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस बैटरी से। बैटरी का नेगेटिव एंड मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है और बैटरी का पॉजिटिव एंड मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। इसका मतलब दिस एंड इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड दिस एंड इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने अप्लाई किया है वो कैसे होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। बट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले देखो तो समझिए बैटरी मैंने कनेक्ट नहीं किया, तो इन द एब्सेंस ऑफ दिस बैटरी या इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो रैंडम मोशन में होंगे। तो ये जो रेड कलर एरो है ये उनका रैंडम मोशन है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग रैंडम मोशन एंड आफ्टर सम टाइम ये इलेक्ट्रॉन किसी आयन के साथ कोलाइड करेगा एंड आफ्टर कोलिजन ये इलेक्ट्रॉन समझो यहाँ से इधर आ गया, यहाँ पे समझो आयन है तो उसके साथ कोलाइड करेगा, फिर समझो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे अगर कोई आयन होगा उसके साथ कोलाइड फिर यहाँ पे चला जाएगा। तो ऐसे वो रैंडमली मूव करेगा। बट किसी भी दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा ना वो स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज किसी दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा था इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो कोई फोर्स तो एक्ट नहीं कर रहा था। तो दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। कब होगा, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। का मतलब ये जो रेड कलर लाइन है ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी पार्ट बी में समझो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, और जो फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या था? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? तो फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q इनटू E, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे Q बिकम्स -E बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ऐसे अपोजिट होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस फोर्स के डायरेक्शन में ऐसे डेविएट करेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जा रहा था स्ट्रेट लाइन में, बट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल पाथ से ड्रिफ्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वैसे ये देखो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधा जा रहा था, बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, ये इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल पाथ से ड्रिफ्ट हो गया बिकॉज फोर्स उसको यहाँ खींच रहा है। वैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स अप्लाई किया, तो ये फोर्स इस तरफ था, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मुड़ गया, देखो यहाँ मुड़ गया। इसका मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसके लिए उसका पाथ कैसे हो जाएगा? कर्व। तो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड पाथ होता है कर्व इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी को तो ड्रिफ्ट बोलते हैं ना, कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा ड्रिफ्ट हो गया, देखो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गया, और फिर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शुरू जाना शुरू हो जाए। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पार्ट ई। ये उसका पार्ट ई का आंसर है। तो पार्ट ई का आंसर क्या देखो, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ इज स्ट्रेट लाइन, and in the presence of electric field the path is generally curved, जो मैंने अभी डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया। तो दिस वाज 3.2। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछने हैं आपको? नो सर। इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं ना? आगे बढ़े? हाँ। 3.3 अभी एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल 3.3। उसमें क्या बोला है? इलेक्ट्रिक टोस्टर uses nichrome for its heating element. When a negligibly small current passes through it, its resistance at normal temperature, that is 27 degree Celsius, इसी को बोलते हैं रूम टेम्परेचर, इसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर, is found to be 75.3 ohms. When the toaster is connected to 230 volt supply, the current settles after few seconds to a steady value of 2.68 ampere. What is the steady temperature of the nichrome element? और अल्फा हमको दिया, टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा हमको दिया 1.7 into 10⁻⁴। देखो इनिशियल रेजिस्टेंस हमको दिया है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये इस फॉर्मूला का है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का। तो हमको मालूम है इन अ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा व्हिच इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T, where T stands for rise in temperature। या इसको हम लोग लिख सकते हैं R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, ये होंगे अल्फा के फॉर्मूले। अभी इस क्वेश्चन में हमको ये फॉर्मूला यूज करना है R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1, बिकॉज इनिशियल टेम्परेचर जो है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो 27 की है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बट सेकंड फॉर्मूला यूज करने के लिए हमारे पास R2 होना जरूरी है, जो हमको नहीं दिया है। ठीक है, तो R2 कैसे निकालेंगे? देखो हम लोग R1 तो हमारे पास है ना, R1 कितना है देखो यहाँ पे 75.3 है, और टेम्परेचर T1 कितना है 27, और हमारे पास वोल्टेज एंड करंट है स्टडी स्टेट का। तो इससे हम लोग पहले R2 निकालेंगे। तो R2 का वैल्यू होगा V/I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो वोल्टेज 230 है और करंट 2.68 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो अपना R2 आ गया 85.8। तो R2 हमने फाइंड कर दिया है। हमको क्या फाइंड करना है? अल्फा है ना, नहीं हमको क्या फाइंड करना है? T2 फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है। तो अल्फा हमको दिया है, तो बस इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। तो T2 माइनस T1 का फॉर्मूला क्या होगा? देखो यहाँ से T2 माइनस T1 को आप इस तरफ लेके आओ। तो अगर मैंने T2 माइनस T1 को लेफ्ट हैंड साइड पे दिया तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 डिवाइडेड बाय अल्फा।
तो वही उन्होंने यहाँ पे किया है, देखो R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 इंटू अल्फा। तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ गया 820 डिग्री सेल्सियस का, मतलब ये तो टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया। अभी अपने को T2 पूछा है तो T1 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, तो इट इज 820 प्लस 27, तो कितना आ गया 847 डिग्री सेल्सियस। तो एक डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बट इसमें R2 वाज नॉट गिवन, तो वी फाउंड R2 बाय V बाय I, बिकॉज वोल्टेज और स्टडी स्टेट करंट को दिया था, तो अपने को फाइनल रेजिस्टेंस मिल गया। तो फिर हमने ये फॉर्मूला यूज किया और उससे हमने T2 का वैल्यू फाइंड। तो अभी इसमें कुछ डाउट है? नो सर। इसमें कुछ नहीं समझा इसमें? यस सर। ओके, अभी 3.4। ओके, 3.4 में भी हमको यही फॉर्मूला यूज करना है जो हमने 3.3 में अप्लाई किया था। इसमें क्या बोला देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अ प्लैटिनम वायर और प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर एट द आइस पॉइंट। आइस पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो यहाँ पे आइस पॉइंट का मतलब इनिशियल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस 5 ओम्स दिया है। और स्टीम पॉइंट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो वहां पे उन्होंने वैल्यू दिया था 5.39, और उन्होंने सॉल्यूशन में दिया है 5.23, तो हम लोग उसमें करेक्शन करेंगे, ये होना चाहिए 5.23, ठीक है ना, ohms. When the thermometer is inserted in the hot bath, the distance of the platinum wire is 5.795 ohms. Calculate the temperature of the bath. Okay, अभी यहाँ पे देखो अल्फा दिया नहीं है, तो विदाउट अल्फा अपने को एक क्वेश्चन फाइंड करना है, और हमको दो कंडीशन दिया क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ोगे तो हमको दो कंडीशन। तो केस 1 देखो क्या है, अभी एनसीईआरटी में तो सॉल्यूशन एकदम शॉर्ट में दिया, तो ये तो आपको शायद समझेगा भी कैसे किया। तो देखो केस 1 में, तो केस 1 में इनिशियल रेजिस्टेंस जो है ना R0, वो कितना है? 5 ओम्स है, ठीक है। और इनिशियल टेम्परेचर कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस आइस को। और फिर R100 का मतलब इट्स अ टेम्परेचर एट स्टीम पॉइंट, बिकॉज स्टीम पॉइंट कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। ये अपने को कितना दिया? 5.23, ठीक है। और राइज इन टेम्परेचर जो है डेल्टा टी, या इसको हम टी बोल सकते हैं, वो कितना हो गया? 0 से 100 तक राइज हुआ ना, तो राइज कितना हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अल्फा का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, अल्फा होता है RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी, वेयर टी स्टैंड्स फॉर राइज इन टेम्परेचर। तो RT माइनस R0 का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो आ गया 5.23 माइनस 5 अपॉन R0 जो था 5 and into rise in temperature, that is 100 minus 0 which is 100। तो ये हो गया अल्फा का वैल्यू। हम लोग अल्फा को सॉल्व नहीं करेंगे, उस अल्फा को हम लोग सेकंड केस में भी यूज करेंगे, बिकॉज अल्फा तो अपने को दिया नहीं है। तो ये हो गया अल्फा केस 1 का। अभी सेकंड केस की बात करेंगे, तो सेकंड केस में भी हम लोग शुरू तो कर रहे हैं 5 ओम से, का मतलब सेकंड केस में भी R0 कितना होगा? 5 ओम। और ये जो हॉट बात है, उस हॉट बात का टेम्परेचर जब हमको फाइंड करना है, उसमें रेजिस्टेंस कितना हो गया? 5.795 का मतलब अभी RT कितना हो गया? 5.795 सेकंड केस में। और राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी विल बी इनिशियली 0 था और बाद में T हो गया, और T होगा टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ जो अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे T होगा टेम्परेचर ऑफ हॉट बाथ जो हमको फाइंड करना है। तो सेकंड केस के लिए अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? तो अल्फा होगा RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी, वही फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। बट अभी RT कितना लोगे? 5.795, R0 तो सेम होगा 5 डिवाइडेड बाय R0 इंटू टी। अभी दोनों केस में अल्फा तो चेंज हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? अल्फा को यहाँ से फाइंड करते हैं और उस अल्फा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो भी कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2 का मतलब दोनों का RHS इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा? 0.23 अपॉन 5 इंटू 100 इज इक्वल, यहाँ पे क्या होगा? 0.795 अपॉन 5 इंटू टी। तो 5 और 5 को कैंसिल करो दोनों साइड से, और टी को एक तरफ ट्रांसफर कर लो। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस अपना टी का वैल्यू होगा 345.65 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगा टेम्परेचर ऑफ द हॉट बाथ। ये हो गया इसका आंसर, टेम्परेचर ऑफ द हॉट। ओके,
तो इसमें क्या करना है, दोनों केसेस का अल्फा का वैल्यू लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और दोनों अल्फा को इक्वेट करना। उन्होंने भी वही किया है बट उन्होंने वो एक्सप्लेन नहीं किया है, डायरेक्टली उसका फॉर्मूला लिख दिया। ये समझा आपको क्वेश्चन? ये सॉल्यूशन समझा आपको? यस सर। इसमें कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3.5। 3.5 में एक आपको नेटवर्क दिया था, एक डायग्राम आपको दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। इस नेटवर्क ऑफ कितने रजिस्टर्स में? 5 रजिस्टर्स, और ये 60 वोल्ट का बैटरी दिया है, 16 वोल्ट का बैटरी, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, ठीक है। तो ये पूरा नेटवर्क हो गया। भाई पहला पार्ट क्या है, कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। इसका अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है नेटवर्क का, बैटरी का उसमें काउंट नहीं करना है, सिर्फ नेटवर्क का पूछा है। ये तो बैटरी का इंटरनल है ना, का मतलब नेटवर्क में जो बाहर के रेजिस्टेंस है वो इतने ही है, का मतलब अपने को इतना रेजिस्टेंस का इफेक्टिव वैल्यू निकालना है। And second part is obtain the current in the each resistance and also obtain the voltage drop VAB, VBC and VCD. Okay. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना आसान होगा, बिकॉज यहाँ पे देखो ये 4 और ये 4 पैरेलल में है ना। पहले जो दो रेजिस्टेंस है वो तो पैरेलल में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस टू आर इन पैरेलल, दिस टू आर इन पैरेलल। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, इट इज प्रोडक्ट अपॉन सम, इट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, पर यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो जब भी R1 और R2 इक्वल होता है तभी इफेक्टिव रेजिस्टेंस आधा हो जाता है ऑफ ईच रेजिस्टेंस। यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो 4 एंड 4 है, तो 4 का आधा कितना होगा? 2 ओम्स होगा, का मतलब इन दोनों का इफेक्टिव कितना हो गया? 2। फिर ये तो सीरीज में है उसके साथ, वैसे ये दोनों भी पैरेलल है, तो आपको क्या करना है, इनका भी इफेक्टिव निकालना है। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, R1 R2 पर R1 प्लस R2। यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ पे अपने को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 12 into 6 प्रोडक्ट अपॉन 12 प्लस 6 दैट इज 18। तो 12 into 6 कितना हो गया? 72 हो गया ना? 72 72 बाई 18 कितना हो गया? 4 हो गया, 4 4 हो गया ना। तो इन दोनों का इफेक्टिव 4 हो गया। तो अभी देखो ये तीनों सीरीज में आ गए ना, 2 ओम 1 ओम एंड 4 ओम, ये कैसे आ गया? सीरीज में आ गए ना, एक के बाद एक। तो इन तीनों का इफेक्टिव कितना होगा? सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका? 7। 7 होगा ना। हाँ, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया? पहले पार्ट का आंसर आ गया ना, तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया? 7। ठीक है, तो ये पहले पार्ट का आंसर। ओके, अभी सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? करंट पूछा है ना। तो देखो जो मैंने एक्सप्लेन किया ना वो आ गया। देखो पहले उन्होंने 4 एंड 4 का इफेक्टिव निकाला, ये देखो 4 एंड 4 का इफेक्टिव है। उसके बाद 12 एंड 6 का इफेक्टिव 4 आ गया ना अपना यहाँ, और 2 4 एंड 1 इफेक्टिव, तो अपना आंसर क्या आ गया? सेम। ठीक है, ओके। अभी करंट पूछा है, तो करंट के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? तो करंट के लिए फॉर्मूला होगा EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है? EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इनका इफेक्टिव अपना 7 है ना, तो इसको मैंने R कॉल किया। ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये स्मॉल r क्या होगा? इंटरनल, जो अपने को दिया है 1 ओम। और EMF कितना दिया है? 16। तो वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या आता है आंसर। वैल्यू पुट करो, E कितना है? 16 बराबर, और कैपिटल R कितना है? 7, स्मॉल r कितना है? 1। तो 7 प्लस 1 कितना आ गया? 8। तो करंट कितना आना चाहिए? 2 एम्पियर, है ना। तो करंट आ गया 2 एम्पियर। ये तो सेकंड पार्ट का करंट आ गया 2 एम्पियर। अभी थर्ड पार्ट में पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस VAB, VBC और VCT। ओके, और A और B के बीच में अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो A और B के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? आप बताओ, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B? 2। कितना है? 2 है ना। हाँ, A और B के बीच में 2 है ना, और करंट तो तीनों में सेम ही होगा, बिकॉज सीरीज में करंट सेम जाता है ना। यहाँ पे करंट तो सेम होगा ना, तो करंट कितना आता है? 2 आया था ना। तो करंट 2 है और रेजिस्टेंस कितना है? A और B के भी 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए?
4 आना चाहिए ना करंट पोटेंशियल डिफरेंस, समझा क्या? Yes. अच्छा अभी बताओ बी और सी के बीच में कितना का पोटेंशियल डिफरेंस, आप बताओ करंट कितना है? 2 और 2 1 2 है ना, रेडिएशन कितना है 1, तो कितना आएगा 2. 2 आ गया। ये समझा बी और सी के बीच का, है ना, करंट तो सब Yes में sir. सेम होगा ना बिकॉज सीरीज कनेक्शन है। अच्छा अभी सी और डी के बीच में बताओ, आप बताओ सी और डी के बीच में कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? 8. 8 होगा ना, बराबर। करंट कितना है 2 और सी और डी के बीच में इफेक्टिव कितना है 4, तो इस 2 into 4 कितना है 8 आया। तो अपना थर्ड पार्ट का आंसर भी हो गया 4 2 and 8, समझ गए? Yes sir. हाँ यहाँ पे solve, हाँ इट इज 4 2 and 8। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 3.8 है, बिकॉज 3.6 और 3.7 मैंने किया था ना सॉल्व वीडियो में, तो वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने किया था सॉल्व लेक्चर में। 3.8 में एक आपको विस्टोन्स नेटवर्क दिया है, देखो विस्टोन्स नेटवर्क, तो एक विस्टोन्स नेटवर्क है, देखो 4 रेजिस्टेंस का, यहाँ पे 100 ओम्स है, यहाँ पे 10 ओम्स है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। और बीच में कनेक्ट किया है गैल्वानोमीटर, ये गैल्वानोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 15 ओम है, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया है, 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया है, और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर में कितना करंट पास होगा ये हमको फाइंड करना। तो इसको सॉल्व करना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से, किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इससे सॉल्व करना का मतलब क्वेश्चन नंबर 6 and 7 में भी वैसे ही था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ था, जिसमें अपने को इक्वेशन फॉर्म करना है क्लोज लूप में और उसको साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करना। तो पहले क्या करेंगे, करंट को डिवाइड करेंगे, बिकॉज करंट का अपने को कुछ मेंशन नहीं किया है। तो सबसे पहले ये जो बैटरी है, इस बैटरी ने करंट आई सप्लाई किया, तो बैटरी सप्लाइज करंट आई, बट ये करंट आई जब भी पॉइंट ए पे आएगा तो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होगा, बिकॉज यहाँ पे दो ब्रांच निकल रहे हैं। तो समझो 100 ओम में से करंट I1 जा रहा है और यहाँ से समझो करंट I2 जा रहा है, तो यहाँ से I1 चला गया पॉइंट बी तक, वापस पॉइंट बी में देखो ब्रांचिंग हो रहा है, यहाँ पे भी दो रास्ते निकल रहे हैं, तो मतलब ये I1 देखो यहाँ पे आके वापस डिवाइड होगा। तो गैल्वानोमीटर में करंट IG डिफाइन करो, सपोज यहाँ से करंट IG गया जो अपने को निकालना है, तो अगर I1 में से IG करंट यहाँ से चला गया तो बचा कितना, है ना, यहाँ से करंट I1 चला गया था, I1 में से ये IG यहाँ चला गया, तो I1 का कितना पार्ट बचा, तो I1 माइनस IG, है ना, ये ऐसे समझिए 10 एम्पियर है, तो 10 में से 2 यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा 8 जाएगा ना, 10 में से 2 चला गया, तो ऐसे कुछ होगा कि यहाँ से I1 जा रहा है, उसमें से IG करंट यहाँ से चला गया, तो यहाँ से I1 माइनस IG चला गया, फिर ये IG यहाँ से फ्लो करके यहाँ पे आ गया, पॉइंट डी पे आ गया, और पॉइंट डी पे यहाँ से कितना आ रहा है I2, फिर ये IG और I2 यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे, एंड अगर ये दो करंट इनकमिंग है तो आउटगोइंग भी उतना ही होना चाहिए, तो यहाँ से कितना जाएगा I2 प्लस IG हो जाएगा, तो I2 प्लस IG यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से कितना आ रहा है I1 माइनस IG आ रहा है, फिर पॉइंट सी पे ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो इनका एडिशन करो कितना आएगा, माइनस IG प्लस IG चला गया और यहाँ पे I1 प्लस I2 होगा, एंड व्हाट इज I1 प्लस I2 I, तो ये I वापस बाहर आ गया। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट समझा आपको? Yes sir. ओके अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 लूप कंसिडर करेंगे, ये मैंने लूप वही कंसिडर किया जो सॉल्यूशन में दिया है एनसीईआरटी के बुक में। तो पहला लूप होगा BADB, देखो डायग्राम BADB, पहला लूप BADB दिख रहा है आपको डायग्राम में, लूप BADB वो वाला लूप, देखो B से A जाना है, B से A, फिर A से D और वापस D से B। तो अपना पहला लूप ऐसे जा रहा है, ये लूप का पाथ होगा, तो इसको अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। फिर दूसरा लूप कौन सा दिया है, BCDB, BCDB का मतलब अपना सेकंड लूप ऐसे है,
ऐसे डी से सी, सी से डी, वापस डी से डी। और तीसरा लूप कौन सा है, ए डी सी ई ए। ए देखो ए यहाँ पे है, तो ए से डी, ए से डी, फिर डी से सी, ऐसे फिर सी से आना है ई यहाँ पे, और फिर ई से जाना है ए। तो ये अपना तीसरा लूप है। तो ऐसे 3 लूप कंसिडर करना है। 3 लूप क्यों कंसिडर किया, बिकॉज हमारे पास 3 वेरिएबल है, जितने वेरिएबल उतने लूप कंसिडर करना। 3 कौन से वेरिएबल है, एक I1 है, दूसरा I2 है और तीसरा IG है। तो जितने अननोन करंट होंगे ना, आपको उतने लूप कंसिडर करने हैं। जितने अननोन करंट उतने आपको लूप कंसिडर करना है। तो मैंने 3 लूप क्यों कंसिडर किए, बिकॉज हमारे पास 3 अननोन है। कौन से अननोन है, I1, I2 और IG। इसके लिए हमने 3 लूप कंसिडर किए, ठीक है। अच्छा, अभी पहले लूप के लिए अप्लाई करो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का फॉर्मूला है समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ E इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो B से A ट्रेवल करो। B से A अगर ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है और करंट है, का मतलब यहाँ पे हो गया पोटेंशियल डिफरेंस IR। एंड साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि अगर लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो I इंटू आर पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 100 इंटू I1, ये हो गया करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसको मैंने पॉजिटिव लिया बिकॉज करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अपोजिट है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे A से D। तो अगर A से D जाएंगे तो A से D के बीच में वापस रेजिस्टेंस है और करंट है, तो मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है। और वापस देखो करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है इस केस में। तो जब भी करंट एंड लूप सेम डायरेक्शन में होता है तभी IR निगेटिव होता है, का मतलब इसको मैं लिखूंगा निगेटिव साइन कन्वेंशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ 60 इंटू क्या लिखूंगा I2। समझ में आ गया, ठीक है। साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है, ठीक है। अभी हम लोग ट्रेवल करेंगे D से B। तो अगर हम लोग D से B ट्रैवल करेंगे तो D से B के बीच में एक रेजिस्टेंस है 15 ओम का, जो गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है, और करंट कितना है IG। यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन IG इस तरफ है और लूप जा रहा है ऊपर, इसका मतलब करंट एंड लूप कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको कंसीडर करेंगे पॉजिटिव साइन कन्वेंशन। तो क्या लिखूंगा मैं, 15 इंटू IG इज इक्वल टू 0। लूप तो खत्म हो गया, तो इसमें तो अपना EMF है ही नहीं ना, इसमें देयर इज नो EMF, तो यहाँ पे तो EMF का एडिशन होगा नहीं। तो ये हो गया इक्वेशन फॉर फर्स्ट केस, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो वैसे ही आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आगे, यू डिवाइड बाय 5, इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो अगर मैंने 5 से डिवाइड किया तो ये कितना होगा, 20I1 माइनस ये कितना होगा, 12I2, ये कितना होगा, 3IG इज इक्वल टू 0, है ना, डिवाइडिंग बाय 5। तो इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, ठीक है। अभी इसको अप्लाई करो BCDB को, वापस ये रिलेशन अप्लाई करो, समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ E इक्वल टू 0। तो चलो B से C ट्रैवल करो। अगर B से C ट्रैवल करेंगे तो करंट कितना है, I1 माइनस IG है, रेजिस्टेंस कितना है 10। तो ये भी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अगेन करंट एंड लूप आर इन द सेम डायरेक्शन, का मतलब इसको भी हम लोग निगेटिव कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 10 इंटू ब्रैकेट I1 माइनस IG, ठीक है ना। चलो अभी उसके बाद कहाँ जाना है, C से D जाना है। तो C से D के बीच में करंट कितना है, I2 प्लस IG, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम्स। यहाँ पे लूप एंड करंट अपोजिट में है, का मतलब बाय साइन कन्वेंशन ये होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखेंगे I इंटू R, तो दिस विल बी 5 रेजिस्टेंस एंड मल्टीप्लाई बाय करंट कितना है, I2 प्लस IG। ओके, अभी ट्रैवल करो D से B। अगर D से B ट्रैवल करेंगे तो रेजिस्टेंस 15 है, करंट IG है, बट करंट एंड लूप अपोजिट डायरेक्शन में, इसको भी प्लस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस 15 इंटू IG इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको ओपन करो और सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो मैं तो आपको सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना सिखा रहा हूँ, फिर आपको इसको ओपन करके एक इक्वेशन फॉर्म करना है। अभी ये जो इक्वेशन आएगा उसमें IG, I1 और I2 लेंगे, जैसे यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो ये भी I1, IG और I2 के फॉर्म होगा। नाउ कंसीडर थर्ड लूप, इसमें अप्लाई करो, इसमें अपना इक्वेशन अप्लाई करो। तो A से D ट्रैवल करेंगे यहाँ पे ना, पहले A से D, फिर D से C, फिर C से E और E से A। तो A से D अगर मैंने ट्रैवल किया
तो ए और डी के बीच में करंट I2 है, रेजिस्टेंस 60 है, बट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसको लूंगा मैं निगेटिव। तो दिस इज माइनस ऑफ 60 इंटू I2। फिर मैं जाऊंगा डी से सी। डी और सी के बीच में करंट कितना है, I2 प्लस IG, रेजिस्टेंस कितना है 5, बट दोनों सेम डायरेक्शन में, देखो लूप एंड करंट दोनों सेम है, तो ये होगा निगेटिव। तो इट इज माइनस ऑफ 5 इंटू ब्रैकेट I2 प्लस IG, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर ई आएगा। देखो अभी यहाँ पे करंट एंड लूप सेम डायरेक्शन में, तभी ईएमएफ होता है पॉजिटिव, तो +10 इज इक्वल टू 0। तो ये अपना इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो फिर 3 इक्वेशन आपने मिलेंगे, देखो 3 इक्वेशन मिल गया ना। तो अगर आप इन तीनों को सॉल्व करोगे, कौन से इक्वेशंस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो अगर आप इन तीनों को सॉल्व करोगे तो आपको I1, I2 और IG का वैल्यू मिल जाएगा। तीनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दो इक्वेशन में से I1 या I2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यू हैव टू फॉलो मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड देन यू कम टू 2 इक्वेशंस एंड फिर उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन आप इसमें देख लो, उसमें दिया है सॉल्यूशन। इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये समझे इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है। Yes.